जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये जो तैयारी कर रखी है आपको वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है कि क्या हम यूपी पीएससी और यूपीएससी या किसी भी स्टेट की जो सर्विसेज हैं, बेसिकली मैं यूपीएससी और यूपीपीएससी का ही कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो यूपीएससी और यूपीपीएससी साथ में ही तैयारी करते हैं। ठीक है, अदर जो स्टेट्स हैं पीएससी, जैसे बीपीएससी हो गई, बीपीएससी या एमपीपीएससी, तो इनका सिलेबस एक बार मैं देखूंगा, उस पर थोड़ा एनालाइज करूंगा क्या चीज़ है। जैसे आरएएस का हो गया, ठीक है, राजस्थान सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो गया, तो उसको भी मैं देखूंगा। ठीक है, देख के फिर आपको बताऊंगा मैं। लेकिन अभी आज फ़िलहाल मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो यूपीएससी और यूपीपीएससी दो उस पर मेजर जो सर्विसेज हैं उस पर मैं आपको वीडियो ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है पहला वीडियो है इस पे वाइट बोर्ड पे, तो कहीं कुछ अगर अप्स एंड डाउन होता है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूँगा, और इनमें से देखते हैं जो कवर हो पाएगा ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और स्ट्रेटजी भी बता दूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यूपीपीसीएस का रहा है मेनली। लेकिन चूँकि पढ़ाई करते हैं तो आपको सिलेबस का आइडिया होता है, आप मतलब प्रीलिम्स आप कई बार दे चुके होते हैं, मेंस लिख चुके होते हैं, तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि 2-3 बार मेंस लिखने का। तो अभी उस चीज़ को मैं अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, देखिए अभी ये जैसे एक कोई छात्र होता है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो ग्रेजुएशन करके गया, मतलब उसको सोच रहा है कि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है या यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये आज आपको वीडियो बताऊंगा। तो आई होप कि वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। देखिए पहला जो पॉइंट है ये, क्या दोनों का पाठ्यक्रम सेम है। पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, इनका जो प्रक्रिया है इनकी, उसके बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि वो समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ वो समझ लें। देखिए प्रक्रिया में दोनों में, अगर ये बताइएगा, दिखाई दे रहा होगा, वैसे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रक्रिया में क्या है कि चाहे यूपीपीसीएस हो या चाहे यूपीपीएससी हो, दोनों में सेम ही है। यानी प्री भी होता है, यहाँ भी मेंस और इंटरव्यू, मतलब 3 चरण होते हैं। तीनों चरण में आपको क्वालिफाई करना है, तब फाइनल लिस्ट बनेगी और उसमें अगर आपका नाम है तो आप अधिकारी बन जाएंगे। तो प्री होता है, मेंस उसके बाद, फिर उसके बाद इंटरव्यू। वो चीज़ मैंने लिखा है। जैसे प्री में क्या है, प्री में आपको जो 2 पेपर होते हैं, GS1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे इन द सेंस, मतलब ये हुआ कि इतिहास, भूगोल, जो आपकी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, और भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसलेनियस चीज़ें पूछी जाती हैं। जीएस क्या है, जीएस बोल देने से ही वो मतलब बहुत वास्ट एरिया मतलब कवर करता है, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जीएस का एक फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कि सिंपल जीएस होते हैं, मतलब सारी चीज़ें। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सीसैट का, GS2 या बोल सकते हैं जनरल स्टडीज़ 2, या फिर सीसैट। सीसैट में क्या होता है कि वो आपकी जो तार्किक क्षमता है, आपकी जो समझने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी बुद्धि है, उस चीज़ को नापने के लिए, उसको समझने के लिए कि क्या ये जो छात्र है वो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे निपट सकता है, कैसे निपट सकता है, या क्या चीज़ें हैं, वो उस पर्पज़ से इसको लाया गया है। ये 2011 के बाद ही आया है, उससे पहले नहीं था ये। तो इस पे बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी इसके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
ये प्री हो गया, ये मेंस। अब प्री में आपने समझ लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट, और उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा कि सब्जेक्ट में कैसे प्री और मेंस को कैसे हम मैनेज करके चलें, वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। जो ये बुक्स और स्ट्रेटजी वाला है वीडियो, वो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं वो चीज़ आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखिए मेंस में क्या होता है, मेंस में यूपीएससी का जो मेंस होता है वो थोड़ा सा मैटर, सिलेबस सेम है, लगभग मोर और लेस सेम है सिलेबस यूपीपीएससी और यूपीएससी का, लेकिन जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक एसए का पेपर होगा, ठीक है, फिर एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर जीएस 1, 2, 3, 4 ये 4 पेपर होंगे आपके। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी वाला एक पेपर होगा, ये पासिंग मार्क होता है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फिर ऑप्शनल आता है 2 पेपर उसके भी होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये और फिर ये इतना हो गया। जबकि यूपीपीसीएस में क्या होता है, यूपीपीएससी में आपको एसए और जनरल हिंदी ये 2 पेपर होते हैं। तो ये दोनों का 150 नंबर का होता है, ये दोनों का नंबर जुड़ता है। तो यह आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा बात को, जनरल हिंदी बहुत आपके जनरल हिंदी के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी रैंकिंग निर्धारित करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो उसको आप कभी हल्के में मत लीजिएगा, जनरल हिंदी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जिन व्यक्तियों के या जिन छात्रों के जनरल हिंदी में मार्क्स कम होते हैं, या तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, मेंस वो क्वालिफाई इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, या फिर वो रैंकिंग में नीचे आ जाते हैं। एक जो छात्र है उसका अगर 150 में 110, 120 मार्क्स आ रहे हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जनरल हिंदी कि पूरा ये मैथ्स है, मैथ्स टाइप नंबर मिलते हैं भाई। उसमें विलोम आता है, ये आता है आपको वर्तनी शुद्धि आती है, एक शब्द लिखने वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना पड़ता है। तो ये सब क्या है, आपने सही लिख दिया मतलब सही हो गया, वो उसमें नंबर नहीं कटते हैं। 10 विलोम आते हैं तो 10 विलोम आपने लिख दिए तो 10 नंबर आपको मिल गए, उसमें कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरल हिंदी यूपीपीएससी में जनरल हिंदी और एसए दोनों का बहुत, एसए तो खैर यहाँ भी है तो इसका भी रोल होता है, ठीक है। यूपीपीएससी वाले में, यूपीपीएससी में आपको वही है सेम चीज़, जीएस 1, 2, 3, 4 ये मोर और लेस ये पोर्शन सारे ही सेम है। एडिशनल क्या हो जाता है इसमें, जीएस में एडिशनल ये हो जाता है कि जो यूपी का पार्ट है, भाई आप यूपी की सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपको यूपी का इतिहास पता होना चाहिए, भूगोल पता होना चाहिए, यहाँ की राजनीति पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी उससे रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए वो प्लस हो जाता है, यानी कि इसके साथ साथ वो आपको यूपी का भी पोर्शन कवर करना पड़ता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको एक सिलेबस इसका दिखाता हूँ। ये सिलेबस है जीएस 3 का, ठीक है, ये मैंने हाथ से लिख रखा है। और सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, यानी पॉइंट वाइज आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। ये मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, यूपीपीएससी यूपीएससी दोनों का शेयर कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है, ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है। तो लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामान्य वितरण, राज्य का बजट, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब जीएस 3 का जो पोर्शन है उसमें ये यूपी का इतना, ये 3 पॉइंट रहते हैं, ये 18, 19, 20, ये 3 पॉइंट ये जीएस 3 का है ये, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिख के कहीं भी रख सकते हैं इसको अपने सामने, जब भी आप पढ़ने बैठिए एक बार इसको देख लीजिए ऐसे सरसरी निगाह से, तो आपको वो चीज़ें क्लियर रहेंगी। जब आप पढ़ते हो तो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू में क्या है, इसमें 275 नंबर का होता है, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का होता है, सिर्फ 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसका टोटल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ छूट गया हो,
लेकिन ये मान के चलिए कि आपका ये जब टोटल करेंगे तो लगभग 2000 के आसपास, मतलब 2000 से प्लस में आ जाता है। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा। इसका भी लगभग ये इतना ही है, 1600 के आसपास। ठीक है, ये नंबर पे मत जाइए, नंबर तो खैर ठीक है, नंबर मैं यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ। ये आपका एक ओवरव्यू दिया है मैंने। ठीक है, अगला जब मैं वीडियो बनाऊँगा स्ट्रेटजी और बुक्स पे तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूँगा। तो ये रहा एक मतलब ओवरव्यू कि कैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी में एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कि अभी डिजिटल जो है डिजिटल क्रांति का समय है, तो हर चीज़ जो है वो सब डिजिटल ही है। ठीक है, चाहे आपको फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है तो आपको डिजिटल ही करना है। तो जो भी फॉर्म वगैरह निकलते हैं वो सब आपको ऑनलाइन पता चल जाता है सब कुछ। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी फॉर्म निकलता है वो नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो पता चल जाता है। वो साइट पे विज़िट कीजिए, सभी सभी की साइट्स हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे यूपीपीएससी को हो, किसी भी स्टेट की हो, सबकी साइट्स बनी हुई हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्या दोनों का सिलेबस पाठ्यक्रम एक ही है, सिलेबस या पाठ्यक्रम? तो मैंने बताया कि मोर और लेस सेम ही है, कोई अंतर नहीं है एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स के। जैसे यूपी का तो एडिशनल है ही है, मैंने अभी आपको बताया, GS3 का बताया। तो जैसे GS ये देखिए GS1 का है ये। ठीक है, GS1 का है। तो देखिए GS1 में जैसे यहाँ तक तो सब ठीक है, 15, 16 और 17, जो 16 और 17 वाला पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश से है। जैसे GS1 में उत्तर प्रदेश से क्या आपको जानना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, यानी आपको उसकी इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य। जैसे अभी इस बार का जो PCS का जो मेंस हुआ था उसमें ये सब प्रश्न आए थे। ठीक है, वास्तुकला के बारे में, इसमें त्यौहार के बारे में आया था कि कौन कौन से त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार मतलब मनाए जाते हैं, लेकिन आपको कई बार उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना नहीं आता है या नहीं लिख पाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लोक नृत्य, साहित्य, ठीक है, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन, ये 16 नंबर पॉइंट हो गया। ये 17 नंबर में उत्तर प्रदेश के विशेष ज्ञान में क्या है, भूगोल, मानव, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, जैसे अभी इस बार भी आया था, वन्य जीव, खदान, खनिज, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के ऊपर प्रश्न आया था। यूपीपीसीएस क्या करता है कि एकदम डिक्टो टू द पॉइंट आपको एकदम उसी से रिलेटेड आपको वो प्रश्न देता है। उसमें कोई आपको इधर उधर नहीं बताता आपको, या इधर उधर के प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा अलग पैटर्न आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया। कैसे तैयारी करें, तो तैयारी करने का क्या है, तैयारी कैसे करें का मतलब ये हुआ कि शुरुआत कैसे करें। ठीक है, शुरुआत कैसे करें। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं या आपने मान लीजिए 6 महीने आपने पढ़ाई कर भी ली है, कुछ इधर उधर से जो भी है आपके जितने भी स्रोत हैं, चाहे यूट्यूब से या कहीं से भी, तो उनमें से सबसे पहला काम आपको ये करना है कि NCERT बुक्स उठाना है। ठीक है, क्या उठाना है, NCERT बुक्स उठाना है। NCERT बुक्स वो भी 6 to 12, बेसिकली इतना मतलब होना चाहिए, 6 to 12। ठीक है, आपके पास समय है, क्योंकि टाइम, हाँ एक चीज़ और, इसमें जो टाइम लगता है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि मतलब समय कितना लगता है, समय। तो समय आपको ये मान के चलिए कि आपको अगर आप बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के इंसान हैं, बहुत आपका शार्प माइंड है, तब भी आपको कम से कम 1 से 1.5 साल आपको लग जाएंगे इसका जो सिलेबस है वो पूरा करने के लिए। ठीक है, 1 साल से, ठीक है, मतलब 1 साल से 1.5 साल, यानी 1.6 मंथ्स। ठीक है, ऐसे करके। तो ये 1 से 1.5 साल, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं हम 1/2 ये। ठीक है, इतने साल आपको ये सिलेबस कंप्लीट करके आपको एग्ज़ाम वगैरह देने में लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लो हैं या आप मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको 2 साल लग जाए। लेकिन ये मान के चलिए जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए कि आपका बढ़िया से सिलेबस तैयार हो। सिलेबस का एक एक पॉइंट आप तैयार कीजिए। ठीक है, प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेके चलिए। आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। जो की पॉइंट्स होते हैं आंसर राइटिंग के वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। 1 मिनट थोड़ा चेक कर लूँ वीडियोस चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ठीक है, वीडियो चल रहा है, देखना पड़ता है। तो कहाँ था मैं? हाँ, मैं बता रहा था कि तैयारी कैसे करें। तो समय मैंने बता दिया, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सिलेबस में आपको सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज़ मैं इसको ठीक है, इसकी PDF है उसको शेयर कर दूंगा और उसको डिस्कस भी कर लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तैयारी अब कैसे करें? शुरुआत तो मैंने बताई आपको कि भाई सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए। बेस अगर मजबूत है तो उस पर कितनी भी बिल्डिंग आप खड़ी कीजिए, वो उसको मतलब आधार बढ़िया रहेगा तो सब कुछ सही है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बिल्डिंग आप खड़ी करेंगे तो वो ढह जाएगी। तो इसलिए बेस के लिए क्या है कि आपको NCERT जो है वो उठाइए और अपने आप रीडिंग करना शुरू कीजिए। एक रीडिंग तो आप ऐसे मार दीजिए उसको, मतलब फटाफट, उसमें टाइम ही नहीं लगना है। सेकंड रीडिंग जब कीजिए तो सेकंड रीडिंग में क्या है कि आप पेंसिल या पेन अपने साथ रखिए, जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये सेकंड रीडिंग कीजिए। सेकंड रीडिंग करने के बाद जब आप सेकंड रीडिंग कर ले जाएं, जब थर्ड रीडिंग करें तब उसके नोट्स बनाएं। देखिए ये टाइम लगेगा। कुछ लोग आप सोच रहे होंगे यार एक ही में कर लें सब सारा। देखिए मेरा मानना है, बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप करते हैं। लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप उसको एक साथ जो है मत कीजिए। पहले आप एक रीडिंग मारिए, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, जो भी है चीज़ें समझ में आएंगी। फिर जब दूसरी रीडिंग करेंगे तब आपको उसमें अंडरलाइन करते रहिए। फिर उसके बाद जब सेकंड थर्ड बार करेंगे, या फिर आप सेकंड में भी कर सकते हैं। सेकंड में भी आप कर सकते हैं कि जो अंडरलाइन करते जा रहे हैं उसको आप या तो उसी में कहीं नोट्स बनाते जाइए या अलग से नोट्स बनाते जाइए NCERT की। ठीक है, वो ऐसा नोट्स बनाइए कि बहुत बड़ा वैसा नोट्स ना हो। जो चीज़ें आपको दिमाग में समझ में आ जा रही हैं उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप लगता है कि यार ये मैं भूल जा रहा हूँ, या मुझे याद नहीं रहता, या फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ जानी है और महत्वपूर्ण भी है, तो उस चीज़ को आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये तैयारी का मैंने बता दिया आपको कैसे शुरू करनी है या कैसे करनी है। जब आपका NCERT ख़त्म हो जाए उसके बाद आप जो है, उसके बाद तैयारी जब ये NCERT का जब ख़त्म हो जाएगा आपका, तब उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हुई पॉलिटी के लिए, या आपकी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह हो गई, वो सारी बुक लिस्ट और ये स्ट्रेटजी मैं सब डिस्कस कर दूंगा। एक बार मैं ये चीज़ें मतलब जो ओवरव्यू है वो बता दे रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी फिर जो अदर स्ट्रेटजी वगैरह ये सब बुक लिस्ट वगैरह वो सब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और बहुत जल्द बताऊंगा। तो ये हो गया। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या दोनों का सेम है, मैंने ये चीज़ डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है, तो ये बता दिया, और इसकी जो PDF है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ये भी मैंने बता दिया आपको कैसे करें, ये बता दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का जो है ये डाउट रहता है कि कोचिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए कोचिंग का क्या है कि कोचिंग में आपको गाइडेंस दिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत आपको ही करनी है। कोचिंग वाले क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि ये, जैसे अब मैंने ये पाठ्यक्रम मैंने सिलेबस मैंने लिख रखा है, इसी को वो उनके पास PDF होगी या जो भी होगा, प्रिंटेड फॉर्म होगा उनका बढ़िया टाइप्ड, वो क्या करेंगे, वो प्रिंट करके दे देंगे, बोलेंगे इसको रट डालो। ठीक है, मतलब इसको याद कर डालो। तो अब वही चीज़ है, मेहनत आपको करनी है, आपको ही रटना है वो चीज़, पढ़ना आपको ही है। तो कोचिंग में गाइडेंस के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं कर सकते। हाँ, सेल्फ़ स्टडी करनी है तो सेल्फ़ स्टडी भी कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है, यूट्यूब से आप बहुत सारे जो है लोगों से मतलब सलाह भी ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, तो उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, क्योंकि 10 बार 10 स्ट्रेटजी सुनेंगे, 10 चीज़ें बताएंगे। मैं कुछ बता रहा हूँ, दूसरा जो बंदा होगा, दूसरे जो टीचर होंगे वो दूसरी चीज़ बताएंगे। तो इस वजह से एक बार में एक स्ट्रेटजी देखिए, सही लगे उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, बार बार स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप स्टिक हो जाइए। ठीक, तो ये चीज़ है। तो इसमें है कि आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और कोचिंग भी ले सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, सभी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे करते हैं कोचिंग वगैरह। तो उसमें क्या है, आपको नोट्स और ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टाइम कितना देना पड़ेगा। यानी टाइम का मतलब ये हुआ कि हमें कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। यानी हम ये बोलें कि कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई। यानी देखिए, ये सिलेबस ऐसा है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब ये होता है कि 24 घंटे से 28 घंटे नहीं। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब ये हुआ कि 24 घंटे जो होते हैं उसको आप ऐसा मैनेज कीजिए कि आपको 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएं। कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप जैसे देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं, लोग बच्चे करते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे तक पढ़ते हैं, और या फिर आप 10-11 बजे के बीच में आपने मतलब आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो भी आपका टाइम लगभग उतना ही आपका मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जैसा मैं करता हूँ, मेरी जो मतलब रणनीति यही रही है, मैं 10 से 11 के बीच में पढ़ता हूँ, उसे मतलब सो जाता हूँ, उसके बाद सुबह में उठ जाता हूँ 4 साढ़े 4, मतलब उसके बीच में ही मेरा सारा काम हो करके और पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। टोटल आवर्स के हिसाब से मत जाइएगा, ठीक है, कि हम 12 घंटे 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ें, नहीं, कम टाइम पढ़िए लेकिन क्वालिटी टाइम पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, और रेगुलरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ आपके मतलब ज्ञान का परीक्षा है, ज्ञान की परीक्षा है, बल्कि आपके धैर्य की भी परीक्षा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपके धैर्य की भी परीक्षा है। तो टाइम में आप जो है, देखिए, कम से कम आप इसमें अगर मान के चलिए कि एवरेज आपको 12 से 14 घंटे देने ही पड़ेंगे, तभी आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा, उसको रिवाइज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए, इतना एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ये वीकली अगर आप एवरेज निकाल लें तो 12 से 14 घंटे आपको देना ही है। उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो और भी 1-2 घंटे बढ़ा सकते हैं, या और कम भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एवरेज आना चाहिए, वीकली आपका एवरेज आना चाहिए। और आपका प्लान कैसा होना चाहिए वो भी मैं एक बार डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वो भी मैं एक बार डिस्कस कर दूँगा यहाँ पे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। बुक्स और स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। वैकल्पिक विषय कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इन पे और भी कुछ स्ट्रेटजी हैं जो मैंने जो मेंस दिए हैं या प्री दिए हैं, कैसे मैंने तैयारी की, क्या चीज़ किया, वो चीज़ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, कैसे करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा बुक्स और स्ट्रेटजी वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा आपको, ये मेहनत आपको सही लगी, अच्छी लगी जानकारी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।